तो हेलो डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम 11th फिजिक्स में पढ़ेंगे भाई सदिशों के प्रकार। देखो, सदिशों को प्रकार को भी जानना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हमें सदिशों के प्रकार नहीं पता होते हैं तो ना तो हम सदिश का योग कर पाते हैं, ना उनका गुणन कर पाते हैं, ना हम भाग कर पाते हैं, है ना। और बहुत सी चीजें हमारे लिए अधूरी रह जाती हैं। तो हम पूरे पहले आज की वीडियो में सदिश के टोटल प्रकार जानेंगे। टोटल जो है ना, जो सदिश है वो 7 प्रकार की होती हैं और सातों प्रकार को अच्छे से हम क्रम से जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जो है ना लाइक करके चैनल को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला जो सदिश है, सदिश का प्रकार है जिसका नाम है समान सदिश। क्या है? समान सदिश। अब देखो, दिख रहा है आपको समान सदिश या फिर बराबर सदिश भी बोल सकते हैं। समान सदिश और क्या बोल सकते हैं इसको? बराबर सदिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो समान सदिश होता क्या है? तो देखो, समान सदिश बेटा क्या होता है, जैसे आप देखो यहाँ पर एक सदिश की एक लाइन। देखो, सदिश अगर बताना है, आपको पता है ना सदिश को हम किससे व्यक्त करते हैं। तो देखो, किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर होता है उस पर ये तीर का चिन्ह लगाकर हम सदिश को व्यक्त करते हैं। पता है ना आपको, किसी भी सदिश को अगर बताना है तो उसके ऊपर ये तीर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, है ना। तो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का ए, इसको हमें सदिश में प्रदर्शित करना है तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? ये तीर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते क्या है? तो इसको हम पढ़ते हैं ए सदिश, ठीक है। जैसे अगर हमने बी पे ये तीर का चिन्ह लगा दिया तो इसे पढ़ेंगे क्या? बी सदिश, ठीक है। ऐसे इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा? देखो, कह रहे हैं दो सदिश तभी समान होते हैं, मतलब कोई भी सदिश कब समान होंगे? जब उनके ना केवल परिमाण, अब परिमाण मतलब क्या होता है? तो परिमाण मतलब बेटा वो लंबाई में बराबर है क्या? वो है, ठीक है। जैसे अगर हम किलो में ले रहे हैं तो क्या उनका बराबर वजन है? क्या उनकी बराबर लंबाई है? ये परिमाण होता है, ठीक है। परिमाण बराबर हो बल्कि दिशाएं भी बराबर हो तो ही वो समान सदिश कहलाते हैं, ठीक है। तो समान सदिश में जो सदिश होंगे उनके जो है ना परिमाण और दिशाएं दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लिया ये हमारे पास एक सदिश है जिसका नाम है ए वेक्टर, कोई भी आप नाम दे सकते हो, और एक हमारे पास ये दूसरा सदिश है जिसका नाम है बी वेक्टर। जिसका नाम क्या है बेटा? बी वेक्टर। अब देखो, ये दोनों क्या बराबर है? बोलो, दोनों बराबर है? देखो, बिल्कुल बराबर है, मतलब बराबर है, लंबाई में बराबर है। हाँ, बराबर है। ये ऐसे तो नहीं है कि ये देखो लंबाई में बराबर ना हो तो ये इस टाइप के होंगे, ठीक है। देखो ये है ना, और ये दोनों बराबर है क्या लंबाई में? नहीं है ना, मतलब इनके परिमाण बराबर नहीं है। परिमाण का मतलब क्या होता है? वो लंबाई में और आकार में कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक है। वो परिमाण होता है, ठीक है। तो इनके देखो परिमाण बराबर है और देखो इनकी दिशाएं बराबर है, ठीक है। ए वेक्टर की जो दिशा है वो भी इस तरफ है और बी वेक्टर की दिशा भी इस तरफ है। दोनों की दिशाएं भी बराबर हैं और परिमाण भी बराबर है, मतलब ये जो सदिश है वो समान सदिश कहलाएंगे, ठीक है। मतलब जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर होगा? बी वेक्टर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इनके परिमाण और दिशाएं दोनों क्या हैं? बराबर हैं, ठीक है। तो इनके परिमाण भी क्या है बेटा? बराबर है, और इनकी जो दिशाएं हैं वो भी क्या है बेटा? बराबर है। बराबर है ना। तो ये जो सदिश है एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर है? तो दो सदिश कब बराबर होंगे? जब उनके परिमाण और दिशाएं बराबर हो या समान हो तो उसे हम बराबर या समान सदिश कहेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को, ओके। चलो नेक्स्ट है ऋणात्मक या विपरीत सदिश। दूसरा क्या है बेटा? ऋणात्मक या विपरीत सदिश। तो ऋणात्मक या विपरीत सदिश क्या होता है बेटा? मैं उसको यहाँ पर बना के बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे सदिश जिनके परिमाण बराबर हों किंतु दिशाएं बराबर ना हो, मतलब वो परिमाण में तो बराबर हो, मतलब लंबाई में तो बराबर हो लेकिन उनकी दिशाएं बराबर ना हो, तो उन्हें हम ऋणात्मक या विपरीत सदिश कहते हैं। जैसे मान के चलो एक सदिश ये है, ठीक है। एक सदिश ये है और ये जो सदिश है वो है ए वेक्टर। वो क्या है? ए वेक्टर। और दूसरा सदिश ये है, ठीक है, जो क्या है? बी वेक्टर। अब आप इसको देखो, इनके दोनों देखो, दोनों लंबाई में क्या है? बराबर है, मतलब परिमाण इसके क्या है? बराबर। क्या इनकी दिशाएं बराबर हैं? नहीं, ये इधर को है और ये इधर को है। तो ये जो सदिश हैं वो कौन से सदिश कहलाएंगे बेटा? ऋणात्मक या विपरीत सदिश। मतलब इनके परिमाण तो बराबर हैं, मतलब परिमाण को देखो, परिमाण को बेटा ये दो डंडा लगाकर व्यक्त करते हैं। जैसे मान के चलो हमें ए वेक्टर का परिमाण लगाना है तो इसके आठ साइड में दो डंडे लगा देंगे, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा? परिमाण, ठीक है। अगर इसका परिमाण व्यक्त करना है तो इसके आगे आगे पीछे कितने डंडे लगा देंगे? दो डंडे लगा देंगे, ठीक है। ये बताते हैं कि ये बराबर है, ठीक है।
चलो ओके, तो अब इन दोनों के परिमाण बराबर है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो परिमाण है वो क्या है बेटा, बराबर है। वो बराबर है, देखो परिमाण बराबर है। क्या दिशाएं बराबर है? नहीं, दिशाएं बराबर नहीं होंगी, इसलिए इनको क्या कहेंगे, विपरीत सदिश। मतलब ए जो वेक्टर है, ए वेक्टर है वो माइनस बी वेक्टर के बराबर है। ए और बी बराबर हैं, लेकिन क्या है, इनकी दिशाएं विपरीत हैं। तो ये चिन्ह क्या बता रहा है, जो माइनस चिन्ह हमने लगाया है, ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। ठीक है, इनके परिमाण तो बराबर हैं, लेकिन दिशाएं क्या होंगी, विपरीत। तो देखो, दो सदिश जब विपरीत कब होंगे, जब उनके परिमाण बराबर हो लेकिन दिशाएं विपरीत हो, तो उनको विपरीत सदिश कहते हैं। क्लियर है? और मैंने समझाई दिया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा समांतर सदिश। कौन सा सदिश? समांतर सदिश। देखो, ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं समान हो, परिमाण बराबर हो या ना हो, उससे नहीं है मतलब। अगर उनके जो है ना दिशाएं समान है तो उन्हें समांतर सदिश कहेंगे। जैसे मान के चलो, ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। ठीक है, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो इन दोनों की दिशाएं समान है, ये भी इधर को जा रहा है, ये भी इधर को जा रहा है। क्या इनके परिमाण बराबर हैं? नहीं, देखो ये लंबाई में ज्यादा है और ये लंबाई में छोटा है, तो इनकी जो परिमाण है वो बराबर नहीं है, लेकिन दिशाएं बराबर हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, समांतर सदिश। ध्यान रखना, ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं केवल समान हो, परिमाण बराबर हो या ना हो, उन्हें हम बोलते हैं समांतर सदिश। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट सदिश आ रहा है जिसका नाम इकाई या फिर एकांक सदिश होता है। इकाई या फिर कौन सा सदिश होता है बेटा, एकांक सदिश होता है। अब ये क्या होता है, तो वो ध्यान से सुनो। ऐसे सदिश जिनका परिमाण, ठीक है, जिनका परिमाण इकाई हो, परिमाण क्या हो बेटा, इकाई, मतलब इनका जो परिमाण है वो एक होना चाहिए। ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक इकाई का मतलब क्या होता है, एक होता है। इकाई का मतलब क्या होता है, एक होता है, उसे हम एकांक सदिश कहलाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। और ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पर कैप, ये लिखा कैप, ये जो दिख रहा है ना ऐसा, ये कैप है। कैप लगाकर व्यक्त करते हैं, कैप लगाकर क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे मान के चलो, हमारे पास एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर ए है। ठीक है, अगर हमें इसका एकांक सदिश बताना है या इकाई सदिश बताना है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ये कैप लगा देंगे। तो इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे ए कैप। जैसे बी पर हमने कैप लगा दिया, इसको क्या पढ़ेंगे, बी कैप। जे पर हमने लगा दिया जे कैप, के पर लगा दिया के कैप। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पर कैप लगाकर व्यक्त करते हैं, किसको, इकाई सदिश को। किसको बेटा, इकाई सदिश को। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमें इकाई सदिश निकालना है, क्या निकालना है बेटा, इकाई सदिश। क्या निकालना है, इकाई सदिश निकालना है। तो इकाई जो सदिश है वो बराबर किसके होता है, तो वो बराबर होता है बेटा, देखो इसको दूसरे सदिश तरीके से निकालने हैं। इकाई सदिश को हम किससे व्यक्त करते हैं, ए वेक्टर से। ठीक है, तो जैसे मान के चलो हमें इकाई सदिश निकालना है, तो जिसका हमें इकाई सदिश निकालना है उसका हमें ऊपर लिखना पड़ेगा सदिश। जैसे ए का हमें इकाई सदिश निकालना है, तो ऊपर हमें ए का क्या लिखना पड़ेगा, सदिश। तो ये लिख दिया ए का सदिश, और नीचे क्या करना पड़ेगा, इसका परिमाण लेना पड़ेगा। जो ए है ना, इसका हम क्या ले लेंगे बेटा, परिमाण ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, इसका परिमाण ले लेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, जिसका भी हमें इकाई सदिश निकालना है उसका सदिश निकाल लिखना है ऊपर, और फिर उस सदिश का नीचे हम क्या लिखना है, परिमाण। ठीक है, तो ये इकाई सदिश का क्या बन जाता है, फॉर्मूला। देखो मैं आपको एक और बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो मुझे क्या करना है, बी का इकाई सदिश निकालना है। तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, बी का सदिश, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, बी का परिमाण। ठीक है, जैसे मुझे सी का इकाई सदिश निकालना है, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, सी का सदिश, और फिर सी वेक्टर का परिमाण। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पर क्या लगा के हम व्यक्त करते हैं, कैप लगाकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, एक होता है ना। मतलब जैसे ए वेक्टर का जो परिणाम है वो क्या होगा, एक होगा। मतलब अगर ये इकाई सदिश है तो ये ए वेक्टर किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा, क्योंकि इसका परिमाण एक होता है ना, खुद कह रहे हैं, तो परिमाण एक होता है। तो ये ध्यान रखना है इसको बात, है ना। और इकाई सदिश को कैसे निकालते हैं, इस सूत्र के द्वारा निकालते हैं। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब 4 सदिश हो गए हैं, अब हम पढ़ेंगे आगे, और अगले सदिशों पे हम बात करने वाले हैं। तो बेटा हमारे अगले 3 सदिश और बचे हैं, जिसमें हमारा 5वां जो सदिश है जिसका नाम है शून्य सदिश।
अब ये शून्य सदिश क्या होता है? तो बेटा ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे हम शून्य सदिश बोलते हैं, ठीक है। और मूल बिंदु जो है ना, किसी अक्ष पर, देखो कोई भी अक्ष ऐसे बनता है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। और ये जो मूल बिंदु O होता है, इस मूल बिंदु का जो है ना शून्य सदिश किसके लिए होता है? मूल बिंदु के लिए होता है। पहले तो आप ये भी सुन सकते हो कि बेटा जो शून्य सदिश होता है वो किसके लिए होता है? मूल बिंदु के लिए होता है शून्य सदिश। और ये शून्य सदिश का जो परिमाण होता है वो शून्य होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये मूल बिंदु के लिए होता है। ये वाला जो बिंदु है जहां पर x और y आकर मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ये मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु बोलते हैं। और जो मूल बिंदु के लिए शून्य सदिश है, और मूल बिंदु का जो शून्य सदिश है ना, या फिर मूल जो शून्य सदिश का जो परिमाण है वो हमेशा क्या होता है बेटा? शून्य होता है। तो ध्यान रखना जो मूल बिंदु है इसका परिमाण हमेशा कितना होता है? शून्य होता है। और मूल बिंदु के लिए शून्य सदिश है, ठीक है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो उसे बोलते हैं शून्य सदिश, ठीक है। जैसे हमारे पास ये O वेक्टर कोई शून्य सदिश था तो इसका परिमाण हमेशा क्या आएगा? शून्य आएगा। हमेशा क्या आएगा? शून्य आएगा। परिमाण मतलब ये दो डंडे, शून्य आ गया, ठीक है। ये आप समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसा सदिश जो किसी क्षण किसी वस्तु की स्थिति बताता है उसे हम बोलते हैं स्थिति सदिश। ये छठवां नंबर है हमारा। छठवां क्या है बेटा? स्थिति सदिश। और ये स्थिति को बताता है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, जैसे मेरे मान लेते हैं ये हमारे पास ये एक एक्स अक्ष है ना, और ये है y अक्ष और ये है इसका मूल बिंदु, ठीक है। मान लेते हैं कोई बिंदु हमारा यहाँ पर है ना, कोई जो वस्तु है वो यहाँ पर है, ठीक है। कोई वस्तु कहाँ पर है बेटा? यहाँ पर है। तो इसका जो स्थिति सदिश है, जो स्थिति को बताए, इसकी स्थिति को जो बताएगा जो वाला सदिश, वो स्थिति सदिश कहलाएगा। तो क्या ये अभी स्थिति को बता रहा है? नहीं। क्या ये बता रहा है? नहीं। अगर इसको मूल बिंदु से इसकी स्थिति देखें तो ये जो आपकी लाइन जो दिख रही है ये वाली, ये इसकी स्थिति को बता रही है, ये इसकी स्थिति को बता रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्थिति सदिश बोलेंगे। क्या बोलने लगेंगे बेटा? हम इसको स्थिति सदिश बोलेंगे, ठीक है। तो जो किसी वस्तु की स्थिति को, या फिर जो ऐसा सदिश जो किसी क्षण, कोई भी क्षण, किसी भी समय पर किसी वस्तु की स्थिति को बताता है उसे हम स्थिति सदिश बोलते हैं। जैसे कोई बिंदु यहाँ पर था, P पर, यहाँ पर था, और इसकी स्थिति को किसने बताया? इसने बताया। तो ये जो आपका है वो आपका कौन सा सदिश होगा? ये वाली लाइन स्थिति सदिश होगी। और ये जो लाइन है अब बता देगी कि इसकी P बिंदु से क्या दूरी है, और सॉरी एक्स अक्ष से क्या, सॉरी वाई अक्ष से क्या दूरी है, और ये जो आपका एक्स अक्ष है इससे क्या दूरी है। अब ये इसकी स्थिति हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सदिश है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये किसका कौन सी सदिश है बेटा? स्थिति सदिश है, क्योंकि ये जो लाइन दिख रही है वो स्थिति को बता रही है, और इसको ज्यादातर हम आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो स्थिति बताने वाले सदिश को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्थिति सदिश बोलते हैं। तो ये स्थिति को बता रही है, ठीक है। अब लास्ट वाला और समझो, इसमें और ये अच्छे समझ में आ जाएगा। अब बेटा विस्थापन सदिश, ठीक है। तो ऐसा सदिश जो किसी समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन बताए। क्या बताए? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? दोनों जो है ना वस्तुओं के बीच का अंतर होता है ना, कि नहीं होता? ठीक है। जैसे एक वस्तु यहाँ रखी है, एक वस्तु यहाँ रखी है, एक वस्तु रखी है बेटा, एक वस्तु रखी है यहाँ। तो दोनों की दूरी का जो अंतर है वो क्या है? आपका विस्थापन है। ये जो है वो क्या है? विस्थापन है। तो अब हम विस्थापन सदिश पे बात कर रहे हैं, ऐसा सदिश जो किसी समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन बताए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, ये हमारे पास बेटा एक एक्स अक्ष है, और ये हमारे पास y है, और ये है इसका मूल बिंदु, ठीक है। तो एक वस्तु जो गतिमान है, एक वस्तु जो क्या है बेटा? गतिमान है, वो वस्तु यहाँ पर t1 समय पर, किस पर है? t1 समय पर यहाँ पर एक बिंदु है P, उस पर है ना। एक वस्तु जो है वो t1 समय पर कौन से बिंदु पर है? P पर है ना। और t2 समय पर, कौन से समय पर बेटा? t2 समय पर एक बिंदु है यहाँ पर Q, वो इस पर है। वो कहाँ पर है? इस पर है। तो इन दोनों P और Q का अगर स्थिति सदिश बताना है तो इसको हम किससे? मूल बिंदु से मिला देंगे, और इसका स्थिति सदिश बताना है तो इसको मूल बिंदु से मिला देंगे कि नहीं?
तो ये जो लाइनें दिख रही हैं ये इसके कौन से सदिश है बेटा, स्थिति सदिश। इसको आप r1 वेक्टर से व्यक्त कर सकते हो और इसको आप r2 वेक्टर से व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि जो स्थिति बताती है वो स्थिति सदिश होता है। लेकिन हम विस्थापन सदिश पढ़ रहे हैं, तो विस्थापन क्या होता है, दोनों की बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी विस्थापन होता है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये है ना, दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये है। तो ये जो r वेक्टर है जो कैसे निकाली, p और q है ना, जो r वेक्टर है वो कैसे निकाली, वो किसके बराबर होगी, वो pq के बराबर होगी, pq वेक्टर के बराबर होगी। जो r वेक्टर है ये वाली दूरी p और q के बीच की दूरी है ना, तो ये pq वेक्टर के बराबर होगी। तो ये जो आपका जो दिख रहा है r वेक्टर, ये इसका क्या है, बीच की दूरी है ना, और बीच की दूरी क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो ये जो r वेक्टर है वो कौन सा सदिश है, विस्थापन सदिश है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा सदिश जो किसी समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन बताए। तो वही तो हमने माना था, मान लिया था t1 समय पर कोई वस्तु बिंदु P पर है और t2 समय पर, देखो गतिमान वस्तु है तो वो तो गति करेगी, और t2 समय पर कहाँ आ गई वो वस्तु Q पर, है ना। तो अगर इसका स्थिति सदिश बताना है तो मूल बिंदु से इसको मिला देना, तो ये इसका स्थिति सदिश हो जाएगा। ठीक है, इसका ये हो गया, इसका r2 हो गया, और इसका विस्थापन बताना है तो दोनों के बीच की दूरी बता दो, तो आपको विस्थापन सदिश हो जाएगा। और ये जो r वेक्टर से व्यक्त करेंगे, इसको r1 इसको r2, तो इसको r से व्यक्त कर दो। ठीक है, और ये जो है PQ के बीच की दूरी है तो PQ के बराबर होगी। तो ये हमारा विस्थापन सदिश हो गया, और ये टोटल हमारे सदिशों के क्या होगा बेटा, प्रकार हो गए। और यही हमने आज यही ठाना था कि भाई हम आज सदिशों के प्रकार पढ़ेंगे, तो ये हमने सदिशों के प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।